हाउ टू सेल्फ इवेल्युएट द आंसर्स। कुछ पैरामीटर्स सिखाने की कोशिश करता हूँ। थिंक अबाउट द इंट्रोडक्शन, कि अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन इवेल्युएट करना है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। मैं आपको एक तरीका समझाता हूं जिससे आप अपने आंसर को पार्ट बिट बाय बिट इवैल्यूएट करना। किन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करोगे बता देता हूं, इन्हीं पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना। अगर करोगे, सच बता रहा हूं, बिल्कुल जनरली बता रहा हूं, यू विल बी प्लेस्ड मच बेटर देन यूजिंग एनी इवैल्यूएटर। खुद से बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे, बहुत अच्छे से। इंडस्ट्री की एक सच्चाई बता देता हूं, इंस्टीट्यूट जहां पे प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाइड बच्चे ही इवैल्यूएट करते हैं, ये हकीकत है। आप में से बहुतों का सीसेट की वजह से कभी ना कभी प्रीलिम्स रुका होगा, या कभी 1-2 मार्क्स से प्रीलिम्स रुका होगा। तो अगर वो 1 नंबर आ जाते हैं, वो सीसेट नहीं रुकता, तो यू हैव बीन परफेक्टली केपेबल टू इवैल्यूएट आंसर्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आप दूसरों के आंसर इवैल्यूएट करने के लिए केपेबल थे, तो खुद के क्यों नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन के सेपरेटली डिफाइंड मार्क्स नहीं है, तो हम इतना लिखेंगे कि इंप्रेशन पड़े, बट इतना भी नहीं लिखते जाएंगे कि पेज वेस्ट हो। तो एक करंट अफेयर का लिंकेज हम अगर ड्रॉप कर सकते हैं तो बहुत बेटर रहता है। इससे एग्जामिनर को ये हिंट जाता है कि आपको ये पता है कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सबसे टॉप, सबसे फॉरमोस्ट डिमांड ऑफ द हेडिंग, इज देयर अ सब्सटेंशिएशन और नॉट, एज सिंपल एज दैट। अब मैंने बहुत सारे तरीके समझाए ना सब्सटेंशिएशन के, तो सब इसमें अप्लाई करना। एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, रिपोर्ट्स, डेटा, कमिटी, फैक्ट। बहुत अच्छा कंक्लूजन वो होता है जो विजनरी हो। स्ट्रक्चरिंग एंड बैलेंस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, नहीं तो गाड़ी पलटेगी। If the demand of the question is not met, is not hit, the question takes a dip. कि अपने आंसर को हमेशा 1 वीक के डिले पे रिव्यू करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। हमेशा बेटर इवैल्यूएशन होगा, हमेशा। जो कमीशंस हैं वो 10 में से 8 नंबर भी देते हैं और 0 भी देते हैं, 8, 8.5 भी देते हैं। जाके चेक कर सकते हो मेरे ही यूट्यूब पे। मैंने पूरे इंडिया से बच्चों को बोला कि अपने आप, क्योंकि स्टेट पीसेस को कॉपीज दे देता है आपकी, तो पूरे इंडिया से कॉपीज मंगाई थी बच्चों की, पूरे इंडिया से, कि दिखा सकूं, सीख सकूं हाउ टू सेल्फ इवैल्यूएट द आंसर्स। इसको एड्रेस कर देता हूं एक बार। कुछ पैरामीटर सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि किन किन पैरामीटर्स पे आप सोच सकते हो, देखना है अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करने के लिए। लेट अस ब्रेक इट डाउन फर्स्ट। लेट अस फर्स्ट थिंक अबाउट द इंट्रोडक्शन, कि अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन इवैल्यूएट करना है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन एक बात बताऊं, अगर जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, इफ यू फॉलो दिस, सुनना पे मेरी बात ध्यान से। मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूं, बिल्कुल नहीं, एक तो टेम्पलेट वर्ड गलत है। मैं आपको एक तरीका समझाता हूं जिससे आप अपने आंसर को पार्ट बिट बाय बिट इवैल्यूएट करना। किन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करोगे बता देता हूं, इन्हीं पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना। अगर करोगे, सच बता रहा हूं, बिल्कुल जनरली बता रहा हूं, यू विल बी प्लेस्ड मच बेटर देन यूजिंग एनी इवैल्यूएटर। खुद से बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओगे, बहुत अच्छे से। आपको मैं एक बहुत सिंपल सी आज इंडस्ट्री की एक सच्चाई बता देता हूं। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट जहां पे मेंस राइटिंग बच्चे इवैल्यूएट करते हैं। देयर आर इवन मोर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पे प्रीलिम्स नॉट क्वालिफाइड बच्चे ही इवैल्यूएट करते हैं, ये हकीकत है। तो अगर आप में से बहुतों का सीसेट की वजह से कभी ना कभी प्रीलिम्स रुका होगा, या कभी 1-2 मार्क्स से प्रीलिम्स रुका होगा, तो अगर वो 1 नंबर आ जाते हैं, वो सीसेट नहीं रुकता, तो यू हैव बीन परफेक्टली केपेबल टू इवैल्यूएट आंसर्स इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आप दूसरों के आंसर इवैल्यूएट करने के लिए केपेबल थे, तो खुद के क्यों नहीं कर सकते। बस इतनी ही तो बात है कि इवैल्यूएशन से पहले एक सेशन होता है जिसमें उन सबको सिखा दिया जाता है कि इवैल्यूएशन कैसे करना है, वो मैं आपको सिखा देता हूं, आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो खुद से अपने आंसर इवैल्यूएट करने सीखेंगे। चलो भाई, इंट्रोडक्शन को किन किन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना है, सबसे पहले ये देखते हैं। पहला, नंबर ऑफ वर्ड्स। मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो 10% की लिमिट है, 10% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट ऑफ द क्वेश्चन से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पहली बात ये कि कितना लेंथी है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। सेकंड, इज द इंट्रोडक्शन जेनेरिक और डज इट हैव एनी वैल्यू एडिशन, लाइक सर्टेन डेटा, कोई फैक्ट, कोई रिपोर्ट, कोई कमेटी, कोई गवर्नमेंट स्कीम, ऐसी कोई चीज में इंट्रोडक्शन में है क्या। देन हाँ, कोई कीवर्ड, बिल्कुल कोई कीवर्ड,
देन वेरी इंपॉर्टेंटली, इज माई इंट्रोडक्शन एड्रेसिंग द क्वेश्चन कंप्लीटली, या फिर रैंडम या वेग हो गया? माई इंट्रोडक्शन वॉज एड्रेसिंग द क्वेश्चन और नॉट? जैसे मान लो अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, अभी तो बहुत सिंपल बात हो गई, बट जैसे मान लो क्वेश्चन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, है ना, व्हाई आर द फार्मर्स नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स? नाउ दिस बेस लाइन क्या है इसकी? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है दैट शुड एड्रेस द बेस लाइन by giving certain substantiation, certain data, certain fact. It should always address the baseline. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? देन और कैसे एक इंट्रोडक्शन और बेहतर बनता है? चलो नंबर ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, और कैसे बेहतर बनता है? हाउ डू मेक एन इवन बेटर इंट्रोडक्शन? बताया था मैंने, सोच के बताओ। आगे क्या होने वाला है? सबसे पहले तो यही इको सर्वे, बजट, ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, या फिर नेशनल इंटरनेशनल सोर्सेज से मैं अपना इंट्रोडक्शन कर सकता था क्या? इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट अ रैंडम डेफिनेशन ऑफ करप्शन, कुड आई हैव गिवन एन ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ करप्शन? है ना, हमेशा हमेशा सोचते हैं कि और बेहतर कैसे, और बेहतर कैसे, राइट? और से मैंने बताया कि मैं लॉजिक दूंगा। नंबर ऑफ वर्ड्स का लॉजिक क्या है? क्योंकि इंट्रोडक्शन के सेपरेटली डिफाइंड मार्क्स नहीं है, तो हम इतना लिखेंगे कि इंप्रेशन पड़े, बट इतना भी नहीं लिखते जाएंगे कि पेज वेस्ट हो। इसलिए, है ना, लॉजिक, हर चीज के पीछे लॉजिक है कि इंट्रोडक्शन ऐसा ही क्यों होना चाहिए, राइट? क्लियर है? तो ये सर्टेन पैरामीटर्स है जिन पे आपको हमेशा अपने इंट्रोडक्शन को जज करना है। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट, जजिंग द हेडिंग। पहला, शॉर्ट या कंसाइज एंड डायरेक्टली एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम द क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बट हर केस में नहीं होगा, तो साथ साथ में डायरेक्टली एड्रेसिंग द क्वेश्चन, है ना। हेडिंग बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हाट आर द रीजंस दैट फार्मर्स आर नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। तो अब बच्चे ऐसी हेडिंग बनाते हैं, रीजंस व्हाई फार्मर्स आर नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। नहीं करना है ये, है ना, बहुत छोटा, रीजंस फॉर नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, बस बात खत्म, है ना, इतना सही, इससे ज्यादा नहीं। देन अच्छा हाँ, इंट्रोडक्शन में एक और था करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट। जहां भी आ सकता है वहां पे चेक करना है कि मैं कोई करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस दे सकता हूं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल द टॉपिक वाज, एक क्वेश्चन आता लास्ट ईयर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स इन इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मान लो क्वेश्चन आया, तो अब मान लो आपने लिख दिया मिलेट्स के बारे में कुछ, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट में कि भाई रिसेंटली द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट थ्रू श्री अन्ना, द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट थ्रू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, कुछ भी ऐसा, तो एक करंट अफेयर का लिंकेज हम अगर ड्रॉप कर सकते हैं तो बहुत बेटर रहता है। इससे एग्जामिनर को ये हिंट जाता है कि आपको ये पता है कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, योर व्हाई इज क्लियर ऑन द क्वेश्चन। आई स्टिल रिमेंबर मेरे मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन आया जीएस 2 में कि एग्जैक्टली शायद ऐसा पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से एनजीओज हैं जो विमेन के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज्यादा रैंडम एंड स्पेसिफिक। बट मुझे ये याद था बिल्कुल पर्टिकुलरली उस टाइम पे, 2022 से 23 के मेंस की बात होगी, मैं चेक करके बताना कोई जीएस 2 में था क्वेश्चन, बट मुझे ये याद था उस टाइम पे कि कोई एक पर्टिकुलर मुझे एनजीओ याद था जिसने कहीं तो नागालैंड में विमेन को ट्रेन किया था, सरपंच को, जितने भी सरपंच विमेन थी, कि वो कैसे अगर कल को एमएलए बनती हैं तो उनकी जो बीच की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, वो करी थी। मुझे बाई चांस कहीं से वो नाम भी याद था और वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट स्टेट भी याद थी भाई, और कुछ नहीं आता था उस क्वेश्चन में, बाकी सब आर्ग्यूमेंट जनरेट करने पड़े थे, लेकिन दैट पर्टिकुलर थिंग
दैट सेट द टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। 114 115 आए थे मेरे साल GS2 में। अब ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसकी वजह से, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसी चीजें हेल्प करती हैं कि करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट मिल गया तो करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट पे ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट इज अगेन 1 पॉइंट। हेडिंग कैसे जज हो गई, समझ में आ गई भाई? देन नेक्स्ट, ऐसे कोई हेडिंग 1 है 2 है, डज नॉट मैटर, वो ऐसे जज होगी। देन इसके अलावा क्या, लेट अस गो टू द आर्ग्यूमेंट्स नाउ, हाउ टू जज द आर्ग्यूमेंट्स, ऑन व्हाट पैरामीटर द आर्ग्यूमेंट्स या फिर द पॉइंट्स हैव टू बी जज्ड। सबसे टॉप, सबसे फॉरमोस्ट, डिमांड ऑफ द हेडिंग। आई विल नॉट इवन से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो डिमांड ऑफ द हेडिंग, जिस हेडिंग के अंडर वो लिखा गया है उसकी डिमांड फुलफिल कर रहा है क्या। सेकेंड, इज देयर अ सब्सटेंशिएशन और नॉट, एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मार्क्स कटे, अगर है तो कितना अच्छा, हाउ गुड, हाउ गुड अ सब्सटेंशिएशन डू आई हैव। डू आई हैव अ फैक्चुअल या डेटाबेस सब्सटेंशिएशन, डू आई हैव अ गवर्नमेंट स्कीम सब्सटेंशिएशन, और डू आई हैव अ जनरल जेनेरिक सब्सटेंशिएशन। 56 crore loans under PM Jandhan is a data. PM Jandhan only is a government scheme. Opening bank accounts of the unbanked is a general. समझ में आए? तो इसी ऑर्डर में मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। तो क्वालिटी, सबसे पहले तो सब्सटेंशिएशन होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंशिएशन, देन उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंशिएशन। अब मैंने बहुत सारे तरीके समझाए ना सब्सटेंशिएशन की, तो सब इसमें अप्लाई करना, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, रिपोर्ट्स, डेटा, कमिटी, फैक्ट, सब कुछ, एवरीथिंग इज सब्सटेंशिएशन जो मैं सिखाया है जितना भी। तो इसमें रिपोर्ट आ गई अगर कोई तो वो भी उतनी अच्छी ही है, कोई कमिटी आ गई तो वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीजें जो भी अप्लाई हो जाए वो अप्लाई करनी है व्हाइल इवैल्यूएटिंग। एक एक पॉइंट को इवैल्यूएट करो, अपने एक एक पॉइंट को इवैल्यूएट करो। ठीक है, समझ में आया भाई? देन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हेडिंग में अगर मेजर हेडिंग है तो 7 to 8 पॉइंट्स, अगर माइनर हेडिंग है तो 5 to 6 पॉइंट्स, अगर एज हेडिंग है तो 4 पॉइंट्स के आसपास, 3 to 4 पॉइंट्स, इतने तो बेर मिनिमम होने ही चाहिए। मेजर हेडिंग क्या होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि भाई वाई फार्मर आर नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। माइनर हेडिंग क्या होती है, व्हाट कैन बी डन टू शिफ्ट द फार्मर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। बिल्कुल एक्स फैक्टर हेडिंग क्या होती है, व्हाट आर हाई वैल्यू क्रॉप्स, अगर पेज भरने के लिए देनी ही पड़ जाए, या गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोटिंग फार्मर्स फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स। आई रिपीट माई सेल्फ, बिल्कुल क्लियरली सुनना भाई, गड़बड़ मत करना इन चीजों में। मेजर हेडिंग क्या है, क्या है, वाई फार्मर्स आर नॉट शिफ्टिंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। माइनर हेडिंग, व्हाट कैन बी डन टू शिफ्ट फार्मर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। सबसे एक्स हेडिंग या एक्स फैक्टर हेडिंग इज गवर्नमेंट स्टेप्स टू शिफ्ट फार्मर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो ऐसे अपने आर्ग्यूमेंट्स को जज करना है। देन एक और पॉइंट, आर्ग्यूमेंट्स कितने मेरे डाइवर्सिफाइड हैं, या फिर मैं पागल बना रहा हूं सिमुलेट या एमुलेट करके आर्ग्यूमेंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक पॉइंट मैंने लिखा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर एनवायरमेंटल, या फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग फार्मर्स फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स, मान लो एक पॉइंट लिखा मैंने, और कहीं दूसरे में लिख रखा है गवर्नमेंट शुड रन आउटरीच प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स, या फिर टू मेक फार्मर्स अवेयर। तो अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पागल बनाना। तो कितने पॉइंट्स में पागल बनाना है मैंने एग्जामिनर को, अपने लिए तो कम से कम जेन्युइन रहो। एग्जामिनर को बनाना पड़े, एग्जामिनेशन में ना बनाना पड़े वो अलग बात है, बट यहां पे तो जेन्युइनली उसको देखना है। तो ऐसे पॉइंट्स को कम कंसिडर करना है, उस पर मार्क्स हटाने हैं, या फिर उसको नहीं कंसिडर करना है वाइल स्कोरिंग। ओके, क्लियर है? तो डाइवर्सिफाइड या फिर गुड यूनिक पॉइंट्स, जैसे भी आप इसको बोलो। कितने अच्छे यूनिक पॉइंट्स हैं इस पे भी डिपेंड करता है, या फिर सारे जेनेरिक पॉइंट्स हैं। आ रहा हूं, क्लियर, समझ में आया? तो आर्ग्यूमेंट या पॉइंट्स को हमें ऐसे जज करना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पहले कंक्लूजन की बात कर लेता हूं। बहुत अच्छा कंक्लूजन वो होता है जो विजनरी हो, जो
गवर्नमेंट के या इन द केस ऑफ सम अदर क्वेश्चन वर्ल्ड के एजेंडा से अलाइन होता हो, या फिर जो किसी अच्छी फ्रेज पे बेस्ड हो, या फिर जो गवर्नमेंट के किसी एम को, ये तो सेम ही बात हो गई, हालांकि फुलफिल करता हुआ दिखाए। जैसे मान लो विकसित भारत हमें फुलफिल करना है, एजेंडा विकसित भारत और एम कार्बन न्यूट्रलिटी, ये डिफरेंस है ना, दैट इज द डिफरेंस, बट ठीक है नॉनदलेस। अगेन लेंथ ऑफ द कंक्लूजन अगेन मैटर्स। सिखा चुका ना 10% वाला पॉइंट क्या है, 150 वर्ड्स है तो 15 और 250 है तो 25। 10 मार्कर में 3 लाइन, 15 मार्कर में मैक्सिमम 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। अगर ऊपर वे फॉरवर्ड नहीं आया था तो क्या कंक्लूजन ने कॉमा कॉमा लगा के वे फॉरवर्ड दिया, ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि देन ऑल दोस कॉमास आर एक्चुअली पॉइंटर्स ना भाई। तो इस तरीके से अपने कंक्लूजन को हमेशा जज करना है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ कुछ चीजें अलग से सिखाऊंगा भी, जैसे मान लो हिस्ट्री के आंसर में सिखाऊंगा कि कंक्लूजन जो है उसमें करंट अफेयर कैसे लिंक कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी करंट अफेयर आएगा, क्योंकि हिस्ट्री में और कोई करंट अफेयर नहीं आ रहा, तो हम कंक्लूजन में करंट अफेयर लिखेंगे, कंक्लूजन में कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेजेस लिखेंगे, तो वो सब अलग बताऊंगा, है ना। वो टाइम टू टाइम किस पर्टिकुलर सेगमेंट में, किस पर्टिकुलर सब टॉपिक पे, चैप्टर पे हम क्या लिख सकते हैं उसकी बात करेंगे। बट दिस इज हाउ यू विल एंड अप डूइंग द कंक्लूजन, ब्रॉड ब्रॉड ब्रॉड। ठीक है, क्लियर। हाँ, फ्रेजेस, वही वही फ्रेजेस है क्या कोई, ये सब चीजें। सॉल्यूशन विजनरी है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लिख सकते हो उसको, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आई कम टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, कि भाई क्या कोई डायग्राम एडेड है इसमें। डायग्राम भी बहुत तरीके के हैं, देयर कैन बी मैप्स, इंडिया, वर्ल्ड, रीजनल, देयर कैन बी फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, देयर कैन बी सिंपल ब्लॉक डायग्राम्स। तो किसी तरीके के डायग्राम्स जो है वो आंसर में देखने को मिलते हैं क्या। अगेन रेलेवेंट होने चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए, क्लियर बने हो, एस्थेटिक नहीं बोल रहा हूं बट क्लियर हो, क्लियरली डिपिक्टेड हो, मार्क्ड एंड लेबल्ड हो। तो हमेशा एज मिलेगा, बेहतर मिलेगा, बेहतर मिलेंगे मार्क्स इस पे। देन व्हाट एल्स, व्हाट एल्स डिड आई टीच इन प्रेजेंटेशन, और क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को बेटर करने के लिए। वेरी गुड, केस स्टडीज या बेस्ट प्रैक्टिसेस या इंटरनेशनल मॉडल्स या नेशनल एग्जाम्पल्स, कुछ भी ऐसा जो मैंने सिखाया आपको कि कहां कैसे पुट करना है, उसी पे, कि ऐसा कुछ भी आ रहा है क्या क्वेश्चन में, है ना। बेसिकली कुछ यूनिक चीज क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर जो आपको देके जा रहा है क्या। तो दिस सॉर्ट्स आउट द प्रेजेंटेशन पार्ट। बाकी आप खुद से भी सोच सकते हो कि और प्रेजेंटेशन, हाँ प्लीज, कि कैसे जो प्रेजेंटेशन है वो और फर्दर बेटर हो सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे अभी हम बात कम करते हैं, बैलेंस। स्ट्रक्चरिंग एंड बैलेंस समझना क्या, कि भाई जो क्वेश्चन था उसके आंसर को हमने स्ट्रक्चर कैसे किया, हेडिंग्स कोई अंदर स्ट्रक्चर बनाया है क्या, या फिर बैलेंस में क्या आ जाता है कि किस हेडिंग को कितना स्पेस दिया गया। मान लो हेडिंग नंबर 1 वाज द मेन हेडिंग, बट इस पे 3 ही पॉइंट लिखे, हेडिंग नंबर 2 वाज नॉट द मेन हेडिंग बट 7 पॉइंट लिखे, तो गलत है ना। तो बैलेंस है ना, द बैलेंस ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हैज टू बी, द बैलेंस ऑफ द हेडिंग्स इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, नहीं तो गाड़ी पलटेगी। द बैलेंस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरिंग हमेशा मैंडेटरी नहीं होती है, अगर कहीं दी है बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तो फिर ठीक है ना। जो सब स्ट्रक्चर समझाया था ना एक बार, हाँ, तो अगर सब स्ट्रक्चर्स रेलेवेंट है, जरूरी थे वहां पे, अच्छे लग रहे हैं, सही बैठ रहे हैं, तो इट इज गुड, एल्स इट वाज नॉट नीडेड, है ना। तो हमेशा
इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपने movement वाला बताया, तो उसमें ऐसे हम करें तो और ज्यादा चलेगा, concentration चलेगा, रहेगी, यस because यस यस यस। देन भाई जब ये सब हो जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स जिस चीज के हैं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बहुत सुंदर मैप्स, बहुत सुंदर डायग्राम्स, बहुत सुंदर फ्लो चार्ट्स, नथिंग। इफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट मेट, इज नॉट हिट, द क्वेश्चन टेक्स अ डिप। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट यार, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो आपको डिमांड समझनी भी है और देखना है कि मेरा जो आंसर है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहा है क्या। डिमांड फुलफिल करने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि हेडिंग सही बनाओ और हेडिंग के अंदर पॉइंट को जस्टिफाई, जैसे मैं हमेशा सिखाता हूं ना, एग्जाम्पल या सब्सटेंशिएशन शुड, एंड इट शुड, एंड इट शुड, है ना, कि भाई जो सब्सटेंशिएशन है वो आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करे, आर्ग्यूमेंट हेडिंग को जस्टिफाई करे और हेडिंग ऊपर क्वेश्चन की डिमांड को जस्टिफाई करे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये फुलफिल हम कर रहे हैं तो डिमांड मिस नहीं होती है जनरली, बट नॉनदलेस डिमांड हैज टू बी ऑलवेज सेपरेटली सीन कि यहां पे हम एड्रेस कर रहे हैं क्या। इसमें एक बस एक ही जगह दिक्कत आएगी यहां पे, क्योंकि खुद लिखना और खुद इवेलुएट करने में ये दिक्कत आती है कि यार मेरे को तो सर यही डिमांड लगी थी क्वेश्चन की, तो अब मैं ही खुद से कैसे बताऊं कि डिमांड नहीं है। यहां पे आप एक्सटर्नल एआई सपोर्ट हमेशा ले सकते हैं। दिस विल ऑलवेज हेल्प यू, ऑलवेज हेल्प इसी चीज में बस। बाकी ठीक है, बाकी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन की डिमांड आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, जस्ट सिंपल से पूछ लो फिर देख लो, या फिर जस्ट टेल द एआई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फर्दर फॉर यू इन सिंपलर टर्म्स। आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, है ना। पूछ भी सकते हो व्हाट आर द इनहेरेंट, व्हाट आर द एक्सक्लूसिव, व्हाट आर द एक्सप्रेसिव डिमांड्स गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसे करके पूछोगे, द एआई विल बी टेलिंग दीस थिंग्स इन डिटेल टू यू। कंफ्यूजन हो रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जबरदस्ती नहीं ऑब्वियसली, हाँ, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि यार सर यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था, मैंने पता नहीं सही एड्रेस किया कि नहीं किया, तो ऐसे किसी टाइम पे एक्सटर्नल एआई, जनरेटिव एआई की हेल्प हमेशा ले सकते हो, नहीं तो नहीं रिक्वायर्ड है। एक चीज मैं हमेशा और बताता हूं, पहले बताता था बच्चों को, कि अपने आंसर को हमेशा एक वीक के डिले पे रिव्यू करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। हमेशा बेटर इवैल्यूएशन होगा, हमेशा। नो, नो नॉनसेंसिकल अप्रोच है ये, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब बहुत ही बढ़िया। एक हफ्ते का टाइम दो, डेट लिखो ऊपर हमेशा आंसर में, और उसके एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद अपने आंसर को रिव्यू करो दोबारा से। आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कितने सारे पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट है, कितने सारे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। ठीक है, देन इसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो ओवरऑल चीजें देखेंगे हम, है ना, अभी तक तो सब में देखा ओवरऑल डिमांड, क्लेनलीनेस या लेजिबिलिटी भी बोल सकते हो, खैर अलग अलग बातें हो गई दोनों, क्लेनलीनेस एंड लेजिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देयर सब्सटेंशिएशंस, है ना। इसको मैं लुक एंड फील ऑफ द आंसर बोलता हूं, या ऑफ द कॉपी। एग्जामिनर का जो फर्स्ट ग्लैंस है उसमें कैसी दिख रही है कॉपी, जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं ना, मैं देख के बोलता हूँ यार सुंदर लिखा है ना, तो वो समझ में आ रहा है यार अच्छे से प्रेजेंट किया है, कॉपी अच्छी लग रही है देखने में, तो वो लुक एंड फील है कॉपी की। देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्वियसली मैटर करेंगे, 10 मार्कर में बेयर मिनिमम 9-10 पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट माने जाएंगे 12 से 13, बहुत अच्छे 15। बट जब 15 जाते हैं तो एक बहुत बड़ा जो पेज फंसेगा वो ये होगा कि या तो सब्सटेंशिएशन नहीं करी होगी, तो क्वालिटी ऑफ पॉइंट कॉम्प्रोमाइज हुए होंगे। तो ध्यान देना है उस चीज का भी कि क्वालिटी को आप पीछे छोड़ के सिर्फ क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस ना दो। तो इसलिए एक स्वीट सा स्पॉट है ये, 15 मार्कर में 18 के आसपास पॉइंट्स और 10 में 12 के आसपास पॉइंट, स्वीट सा स्पॉट। तो यहां पे आप हमेशा क्वेश्चन को, नॉट इन एथिक्स, ये चीज एथिक्स में अप्लाई नहीं करेंगे, एथिक्स की बात अलग से बताऊंगा, बट दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट इट। जनरली अगर आप ये 4-5-6 चीजों को ध्यान में रखो, 7-8-10 चीजों को ध्यान में रखो,
So you can always evaluate your answer to the finest of the finest approaches. क्लियर है भाई मेरी बात सबको? ठीक है, ऐसे ही दिमाग में रखना है। बाकी जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं उनको हमेशा अप्लाई करते चलो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आई वाज टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, है ना, तो यहां पे जैसे मिस किया मैंने लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लेंथ छोटी होगी तभी आप ओवरऑल बेटर कर पाओगे। ठीक है, ऑल्सो पेनल्टी जनरली नहीं लगती है पेपर में अनलेस आपने बहुत ज्यादा कट पीट की हो। 4-5 पेनल्टी लगते हैं पेपर में। एक तो आपने मार्जिन क्रॉस कर दी हो, एक आपने इसका आंसर कहीं और लिख दिया हो, है ना, आंसर लिखने के बाद कट वट किया हो, ये सब चीजों पे कुछ कुछ कभी कभी पेनल्टी लगती है, बट नथिंग नथिंग वेरी कंक्रीट वेरी मेजर। तो अभी तो खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मतलब ऐसे आइसोलेटेड आंसर लिख रहे हो, पूरी पूरी कॉपी नहीं लिख रहे हो, तो अभी वो मैटर नहीं करेगा उतना। नाउ हाउ टू डू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, let's see how to do the marks distribution. For example, let's say we have 10 marker. ठीक है, एक नंबर इंट्रोडक्शन का बहुत अच्छा है, बहुत सुप्रीम है, तो एक कम अच्छा है, लेकिन मतलब ट्राई बहुत अच्छी की थी लेकिन बहुत अच्छा कोई डेटा नहीं आया, उससे अच्छा आ सकता था। टॉप मोस्ट डेटा 1 नंबर, थोड़ा सा कम डेटा 0.75, डेटा नहीं है तो शायद 0.25, एड्रेस नहीं कर रहा है तो 0, बहुत लंबा है 0, तो भी ब्रूटल इन दिस, है ना, हमेशा 1 नंबर इंट्रो। हालांकि कंक्लूजन ऑलवेज मैंडेटरी नहीं है, बट अगर देना ही है तो 1 नंबर टू कंक्लूजन। ये तो पहले बात हो गई इसकी। अब आते हैं मेन, जो मेन 8 नंबर है हमारे, वो कैसे मिलेंगे। तो अगेन नंबर ऑफ वैलिड पॉइंट्स, number of valid points substantiated into 0.25। मेरे कितने पॉइंट्स हैं उसके साथ वो पॉइंट की जो वैलिड क्वालिटी वाले पॉइंट्स है, सब्सटेंशिएटेड पॉइंट्स हैं, उनको इंटू 0.25। जैसे मान लो 10 मार्कर में मान लो मैंने 12 पॉइंट लिखे, लेकिन उन 12 में से फॉर एग्जांपल लेट्स से 8 ही काम के थे तो 2 नंबर, 12 के 12 काम के थे तो कितने, 3 नंबर, है ना। 12 के 12 काम के तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है बात। देन आगे, अगर कोई बहुत अच्छा डायग्राम टाइप का बना रखा है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छा, एक कोई केस स्टडी है, कोई अच्छा फ्लो चार्ट है, कोई अच्छा डायग्राम है, तो उसके अगेन 1 नंबर के आसपास आ सकते हैं उस पर आराम से। ठीक है, देन अगर ओवरऑल बहुत अच्छा जो लुक एंड फील है, जो प्रेजेंटेशन है, जो हैंड राइटिंग है, जो लेजिबिलिटी है, ये सब अगर काफी अच्छा है, प्रोवाइडेड बाकी चीजें सॉर्टेड है, तो इसका 1 नंबर आप ऐड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सब स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड है और उस क्वेश्चन में रेलेवेंट भी थे, तो यहां पे 1 नंबर जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज को। अगर सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली अगर डिमांड एंड बैलेंस सही है, तो इस चीज को भी 1 से 1.5 नंबर दे सकते हो। यहां पे अगर चलो अभी के लिए यहां पे 0.33 कर लो, 0.33 नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू 0.33, तो 10 मार्कर में अगर आपने मान लो लेट्स सपोज 12 पॉइंट लिखे तो इट विल रिजल्ट इन 4 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखो अगर बहुत अच्छा इंट्रो है 1 नंबर, बहुत अच्छा कंक्लूजन है 2 नंबर हो गए टोटल, 12-13 पॉइंट्स हैं 4 नंबर, अच्छे वाले टॉप क्लास, टॉप सब्सटेंशिएशन टॉप क्लास पॉइंट्स तो 4, 5, 6, अच्छा डायग्राम वगैरह, अच्छी केस स्टडी वगैरह को एडेड है 7, और ओवरऑल डिमांड बैलेंस, है ना, लुक एंड फील ये सब है तो 8, 9, 9.5, इस तरीके से। कुछ भी नहीं है तो 0। समझ में आया भाई सबको, क्लियर है। अब अगेन ये ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर पीरियड ऑफ टाइम से मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ यूपीएससी ने तो नहीं दिया है, बट ये अगर आप एक पैटर्न फॉलो करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर इट इज गोइंग।
इसी में है ना, मेन बॉडी में हेडिंग वाली बात आ जाएगी कि आपने हेडिंग्स सही से बनाई है क्या, जितनी बननी थी उतनी बनाई है क्या, है ना। कभी कभी जैसे मान लो डायग्राम नहीं है बट कोई अच्छा एज हेडिंग दे रखी है, इसके जगह इसके नंबर आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा दे दिए, जैसे मान लो 10 मार्क में 16 पॉइंट आ गए, है ना, 15 पॉइंट आ गए तो 5 नंबर मिल गए उसके। तो दिस विल अगेन वेरी ऑब्वियसली फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, डिमांड टू डिमांड। नंबर ऑफ क्वालिटेटिव नॉन रिपीटेटिव वैलिड पॉइंट्स अलोंग विद सब्सटेंशिएशन। तो एक ऐसे आर्ग्यूमेंट जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो उस पे 0.33 मार्क्स देने हैं, मतलब ऐसे 3 आर्ग्यूमेंट्स पे 1 नंबर। तो अगर 12 आर्ग्यूमेंट्स हो गए तो 4 नंबर, 15 हो गए तो 5 नंबर, है ना। ऐसे 15 मार्कर में लेट सपोज somebody ends up writing 24 पॉइंट्स, तो 8 नंबर। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13.5, 14, इस तरीके से। आइडियली 10 के आसपास वर्ड्स इन एन आर्ग्यूमेंट विच गोज टिल 2 लाइन्स, ये आइडियल है, आइडियल लेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट अलोंग विद इट्स सब्सटेंशिएशन। सब्सटेंशिएशन के साथ है ये। सर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मार्क्स दैट वी गिव टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। यार इस पे मत जाओ, ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट यू कैन, है ना। और थोड़ा सा बस इवैल्यूएशन करते रहे, हल्का सा क्रिटिकल रहना है कि क्या ये बेस्ट इंट्रोडक्शन इससे बेटर नहीं होता था क्या, इससे बेटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, कैसे बेटर सही जस्टिफाई करते आर्ग्यूमेंट नहीं है क्या, तो इस तरीके से यू कैन प्रोवाइड द थिंग्स। क्लियर, पैरामीटर समझ में आए सबको भाई। सर हमेशा सुना है टीचर से कि 10 मार्कर में यूपीएससी 6, अरे फालतू की बात थी, ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ। इंट्रो में वर्ड लिमिट मैंडेटरी है, अगर एक्सीड हो रही है तो कम करें, कम करनी चाहिए भाई, क्योंकि उसके मार्क्स एक्सप्लिसिटली बताए नहीं है ना। सर कीवर्ड्स इन द पॉइंट्स, जैसे इकोनॉमिक्स के आंसर उसके मार्क्स, यही है ना, क्वालिटी लिखा ना मैंने, कितना अच्छा क्वालिटी है पॉइंट का, तो वो अच्छी कैसे बनेगी, इकोनॉमिक सर्वे कोट करके, कोई अच्छा बहुत अच्छा कीवर्ड कोट करके, है ना। हाँ सारी हेडिंग्स मिला के पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। मान लो जरूरी नहीं है कि भाई डायग्राम हर क्वेश्चन में आ ही जाए, तो जहां डायग्राम नहीं आ रहा है वहां नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। भाई एक डायग्राम अगर मैं मान के चलूं कि एक डायग्राम 3 पॉइंट्स के आसपास 2, 2.5, 3, 4 पॉइंट की जगह ले रहा है, तो उतना ही हो गया ना पैरेलली, इस तरीके से। सर लोग बोलते हैं कितना भी अच्छा लिखो 5 नंबर से ऊपर नहीं मिलते हैं। 8 जुलाई 2023 इस पूरी बात को डिसअप्रूव किया था मैंने, बाई प्रूफ्स, विद प्रूफ्स, कि जो कमीशंस हैं वो 10 में से 8 नंबर भी देते हैं और 0 भी देते हैं, 8, 8.5 भी देते हैं, जाके चेक कर सकते हो मेरे ही यूट्यूब पे। मैंने पूरे इंडिया से बच्चों को बोला कि अपने आप, क्योंकि स्टेट पीसेस को कॉपीज दे देता है आपकी, चेक्ड कॉपीज, तो पूरे इंडिया से कॉपीज मंगाई थी बच्चों की, पूरे इंडिया से, है ना, कि दिखा सकूं, सीख सकूं कि एक्चुअली में मार्क्स कितने दिए जा रहे हैं। एंड द एंटायर टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, मेरा क्यों भरोसा नहीं होता इन सब चीजों पे। नहीं, बर्न टेस्ट सीरीज से बात की बात है, उसके आगे की बात है। बर्न टेस्ट सीरीज आई थी स्टार्टिंग ऑफ जून या मिड ऑफ जून टाइप्स में, और ये आई थी 8 जुलाई को, मार्किंग स्कीम पे बनाई थी मैंने। उसमें मैंने बहुत सारे स्टेट पीसीएस जितने भी हैं उनकी कॉपीज दिखाई थी कि देखो ये सब लोग 10 में से 1 नंबर भी दे रहे हैं, 8 भी दे रहे हैं, 8.5 भी दे रहे हैं, 9 तक भी दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर 1 भी मिल रहा है और 9 भी मिल रहा है तो एवरेज कितना हो गया, 5 हो गया ना भाई, इसलिए बनता है वो, इसलिए बोलते हैं कि 5 से ऊपर नहीं देता। बट बिल्कुल ही बकवास है वो बात। सर मैंने आरटीआई से मंगवाया था, मेरे भी 7 नंबर आ रखे 10 मार्क करके। इज दिस वीडियो अवेलेबल? यस, यस, ठीक है भाई, क्लियर है सबको, है ना। डिमांड एंड बैलेंस को 1 नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि डिमांड एड्रेस नहीं तो बस 1 नंबर काटेंगे, नहीं। मेरा मतलब ये था कि डिमांड छोड़ दो भाई, डिमांड मत लिखो, बैलेंस पे 1 नंबर, डिमांड खराब है तो सब कुछ ही खत्म, है ना। अगर डिमांड एड्रेस नहीं तो 0 नंबर, फिर कुछ मैटर नहीं करता है। बैलेंस का मैंने बोला था कि हाँ आप 1 नंबर सोच सकते हो, बट डिमांड तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। सर यूपीएससी से आरटीए लगा के कॉपी आ सकते हैं, नहीं आती है भाई, स्टेट पीसेस दे देते हैं, ठीक है चलिए। सो दिस वर द पैरामीटर्स फॉर यू टू
इवेल्युएट योर आंसर, अपने आंसर को लिखो शांति से, 2-3 दिन बाद उसको वापस उठाओ, अभी तक भी जो लिखे हैं आपने, पिक देम बैक अप अगेन एंड हैव अ लुक एट देम कि मैं और कहां कहां कैसे कैसे कितना कितना बेटर कर सकता हूं। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है।